हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का 14 सितंबर 2024 को जिसमें जो प्रश्न पूछा गया उसका हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। और जो वहाँ पे टाइपिंग हुआ वहाँ पे क्या दिक्कतें आए और पिछले एग्जाम में क्या था टाइपिंग से रिलेटेड, वहाँ पे क्या प्रेफरेंस मिल रहा था, इस बार क्या मिल रहा है, जो भी क्यूरीज है सारा को कवर करेंगे। साथ ही बेल्ट्रॉन क्या कर रहा है, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहा है। लगभग 15-20 दिन पहले से बोल रहे हैं, हमको जैसे ही पता चला मैंने पता किया कि क्वेश्चन रिपीटेड ही रहने वाला है। लगभग 90% जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है। लगभग 30 प्लस क्वेश्चन होगा। लगभग क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मिलता है। तो बेल्ट्रॉन क्या करता है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही वो कट पेस्ट करता है, ना कि कोई नया क्वेश्चन जनरेट करता है। बस 5 से 10% क्वेश्चन को ऐड करता है बस। इसीलिए अपना सेशन पे हमने सारा कुछ छोड़ के क्या कर रहे हैं, लगभग हम 10-15 दिन से आपका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको फुल एनालिसिस कर रहे हैं। एक एक करके उस पे एक एक करके उसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता था, पहले ही पता था कि रिपीटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो आप ही हम लेके चलेंगे आपको क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे क्या टाइपिंग से रिलेटेड क्वेरीज, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे टैली करता है कि नहीं करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये चारों चीज़ अपन आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड क्वेरीज में क्या था, वर्ड लेवल, वर्ड का जो लेवल था, जो वर्ड लिखा हुआ था उसका बिल्कुल ही नॉर्मल था। कोई भी टफ बड़ा बड़ा वर्ड नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका वर्ड का लेवल नॉर्मल ही रहने वाला है। और ये बात हम पहले भी बताए थे, कोई आपको स्पेशल सिंबल स्पेशल कैरेक्टर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरी बात क्या है, इसमें कीबोर्ड चेंज करने का ऑप्शन। एग्जाम से पहले हम एक वीडियो बनाए हैं कि अगर आपके पास कीबोर्ड को लेके कोई इशू है तो वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन रहता है। तो देखिए वहाँ पे स्टूडेंट बताया कि कीबोर्ड चेंज करने का बिल्कुल ऑप्शन था, आप चेंज कर सकते हैं। अगर सारा बटन वर्क नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल चेंज करवा सकते हैं। टाइपिंग का टाइमिंग सबको पता है कि 10 मिनट का था। और बैक स्पेस वर्ड हाईलाइटेड ये भी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा था और इसमें कोई लिमिट वगैरह बैक स्पेस का नहीं था। और ये नीचे में क्या दिया गया है, नोट इनेबल ऑटो स्क्रॉल। हाँ, ये इस बार डिजेबल कर दिया गया है। ऑटो स्क्रॉल को इस बार इनेबल नहीं किया गया है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑटो स्क्रॉल था। आपका जो मॉक टेस्ट एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट है उसमें ऑटो स्क्रॉल है, लेकिन आपका जो फाइनल एग्जाम हुआ है उसमें बस केवल ये ऑटो स्क्रॉल नहीं देखने के लिए मिला है। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज इतना भी छोटा नहीं था कि मतलब डिस्प्ले पे देखने में कोई इशू आए। फ़ॉन्ट का साइज नॉर्मल था, 16 से 18 फ़ॉन्ट की साइज आपको देखने के लिए मिला था, जिसमें कोई दिक्कतें नहीं थी। प्रॉपर वर्ड दिख रहा था। उसके बाद कीबोर्ड बिल्कुल भी नया कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिला था, जिसमें लगभग 90% केस में इंटेक्स का कीबोर्ड वहाँ पे अवेलेबल था। और बैक स्पेस का साइज किसी किसी में छोटा था, बाद बाकी में जो आप नॉर्मल बैक स्पेस यूज करते हैं बैक स्पेस का साइज वही था। अब मैटर की बात किया जाए तो मैटर आपको स्क्रीन पे लिखने के लिए मिलेगा, ना कि आपको कोई पेपर वगैरह दिया जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट है तो इसमें आपको स्क्रीन पे ही दिया गया था। और टाइपिंग टेस्ट अभी भी जिसके मन में डाउट है तो देखिए, हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट लाना होगा और इंग्लिश में कम से कम 30 वर्ड पर मिनट लाना होगा। इसके बाद हम फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो फ़ॉन्ट साइज़ को वहाँ पे ऑप्शन ये नहीं था कि आप फ़ॉन्ट साइज़ को जूम आउट और जूम इन मतलब बढ़ा और घटा सकते हो। ये आपको ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिला था कि अपने हिसाब से फ़ॉन्ट का साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद वहाँ यहाँ पे आता है टाइपिंग स्पीडोमीटर। टाइपिंग स्पीडोमीटर आपको, जैसे आप लोग एप्लीकेशन पे करते हैं तो सामने आपका स्पीड दिखता रहता है कि आपका स्पीड जो करंट में आप टाइप कर रहे हैं वो क्या जा रहा है, वो आपको वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। इसके बाद क्या करना है, जब आपका सारा टाइपिंग ख़त्म हो जाता है, जब आप टाइपिंग दे देते हैं तो लास्ट में क्या करना है, आपने जो इतना टाइप किया है सारा की स्ट्रोक को कम से कम की स्ट्रोक आपको लिख लेनी है, ताकि बाद में आपको अपने मन में ये कॉन्फिडेंस आए कि हमने इतना की स्ट्रोक मारा है। उससे आप स्पीड निकाल सकते हैं कि आप मेरा स्पीड कितना गया। और कोशिश करें कि हमेशा रॉन्ग कम हो, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रहा है बताया गया कि अगर गलती करते थे तो गलती करने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब रॉन्ग जा रहा था। वहाँ पे जो मतलब इन्विजिलेटर था वो भी बता रहे थे कि आप जो है गलती कम करें तो बेहतर होगा। तो थोड़ा सा ये सजेशन वहाँ पे मतलब हेल्पफुल रहा, देखने के लिए मिला। तो चलिए हम नेक्स्ट में अब देखते हैं क्या क्वेश्चन सीबीटी में पूछा गया। ये तो टाइपिंग से रिलेटेड था, अब क्वेश्चन क्या सा पूछा गया था।
क्वेश्चन में आपको वहाँ पे देखने के लिए मिला था कंप्यूटर का जनरेशन और शॉर्टकट की। शॉर्टकट की में क्या था, कंट्रोल प्लस डी, शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, इसके बाद था कंट्रोल प्लस प्लस शॉर्टकट की। ये तीनों देखने के लिए मिला था। देखिए 3 मार्क आपका शॉर्टकट की से ही यहाँ पे देखने के लिए मिला। उसके बाद मेल मर्ज से एक दो क्वेश्चन था। उसके बाद एक्सेल में फार्मूला से रिलेटेड था। फार्मूला में क्या था, काउंट था, क्वांटा था और ऑटो सम था। तो 3 क्वेश्चन आपको केवल फार्मूला से पूछा गया था। इसके बाद स्लाइड में टाइमिंग सेट करने को लेके पूछा गया था। इसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से था। इसके बाद जो क्वेश्चन था आईपी एड्रेस से था। और क्वेश्चन की बात किया जाती इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन था। इसके बाद टॉगल की से क्वेश्चन था। इसके बाद आपका ओएसआई मॉडल लेयर से क्वेश्चन था। उसके बाद आपका बुलेट से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद एमएस वर्ड 2003 का एक्सटेंशन नाम पूछा गया था। इसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब ये हम जो बता रहे हैं कि आपका रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और साथ ही 15 सितंबर 2024 के एग्जाम में, मतलब आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आज का भी इसमें कुछ क्वेश्चन हम ले लिए, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा देरी हो जाने के कारण हम क्या किए 15 सितंबर का भी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं। तो कुल मिला के ये कहना है कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सारे शिफ्ट में और सारे डेट में, सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 80-19% क्वेश्चन बस कॉपी करके पेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा है फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो एसएसडी का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट दे दिया था पहचानने के लिए क्या है। तो कोई भी लगभग वेबसाइट जो आपको रहता है www डॉट करके उसके बाद http:// इस टाइप के आपको मिलेगा, वो आपका क्या कहलाता है, URL कहलाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था आज के डेट में। और इसमें आपका स्लाइड व्यू से पूछा था क्वेश्चन, न्यू स्लाइड से। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल+M प्रेस करते हैं। देखिए न्यू स्लाइड आ गया। इसके बाद स्लाइड व्यू से पूछा था। तो स्लाइड व्यू जैसे व्यू टैब पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका सारा व्यू दिखता है, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स व्यू और रीडिंग व्यू। और ये यहाँ पे मास्टर व्यू में 3 तरह का मास्टर व्यू है, स्लाइड मास्टर, हैंगआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। तो ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बहुत बार मतलब रिपीटेड किया हुआ है पिछले साल ही। तो क्लियर है ये। इसके बाद कट, कॉपी या पेस्ट का शॉर्टकट की सी से कॉपी, कंट्रोल+X से कट और कंट्रोल+V से पेस्ट, ये हो गया। इसके बाद मेल मर्ज का तो हम आपको 14 का जो एग्जाम है इसमें पूरा एनालिसिस कर दिए हैं। आप आगे देखेंगे वीडियो तो मेल मर्ज का फुल एनालिसिस कर दिए हैं। अब इससे अगला हम सेशन में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी MCQ है हम सारे को एक जगह संग्रहित करेंगे, जैसे हम फार्मूला को किए हैं, और आपको डिलीवर कर देंगे साथ ही। और अपना रोज चलेगा एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर। तो आज नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन कल से पक्का आपको एक एक जो है सेट आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, क्योंकि वो आपका रामबाण साबित होने वाला है इस एग्जाम में। इसके बाद रैम और रोम के बारे में पूछा था, दे दिया था वहाँ पे एग्जाम्पल, कौन सा, वोलाटाइल मेमोरी है। तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मतलब क्या होता है कि अस्थिर, ठीक है, अस्थिर मेमोरी होता है रैम। तो अस्थिर का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे आपका पावर जब तक ऑन है, रैम काम कर रहा है, आपका डाटा वगैरह सारा सेव है, जैसे ऑफ हो जाता है, अचानक लाइट चली जाती है, आप जो मैटर टाइप कर रहे होते, आप जो प्रोसेस कर रहे होते, वो अचानक वो डेटा लॉस्ट हो जाती है। तब बोलेगा सर सेव करने के बाद तो डाटा रहती है, तो लॉस्ट कैसे हो जाती है। देखिए सेव होने के बाद वो रैम से वो आपका सेकेंडरी डिवाइस में चली जाती है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चली जाती है, जैसे SSD, हार्ड डिस्क, इसमें आपका सेव होने के बाद डाटा चली जाती है। अब दूसरी बात है कि रोम का क्या काम होता है। रोम का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे बूट से रिलेटेड जो भी ऑन ऑफ ये सब होता है, वो आपका वो जो प्रोग्रामिंग क्या हुआ रहता है वो आपका किस में रहता है, रोम में। जैसे आप टीवी चलाते हैं, टीवी की रिमोट में किस बटन को दबाने से कौन सी पावर ऑन होगा, किस बटन को दबाने से चैनल चेंज होगा, ये सब मतलब रोम ये होता है कि उस पर पहले से प्रोग्राम क्या हो रहता है कि इसका या मतलब ये बटन से ये वर्क, मतलब इस बटन से ये काम होगा। तो रैम मतलब इसका डेटा मतलब स्थिर रहता है, मतलब नॉन वोलेटाइल होता है। इसमें जो मतलब प्रोग्राम कर दिए वो बना हुआ रहता है, इसमें डेटा लॉस्ट नहीं होती है।
ये आपका रोम हो गया। रोम समझ में आ गया। ये पावर ऑन हो ऑफ हो कोई दिक्कत नहीं, इसमें डाटा आपका सेव रहेगा। रैम जो है आपका महंगा आता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, और रोम आपका सस्ता में मिल जाता है, मतलब चीप रहता है। तो रैम एक्सपेंसिव रहता है और रोम आपको चीप मतलब सस्ता में रोम मिल जाती है। रैम जो है रोम से मतलब अधिक तेज़ रहती है। रैम जो है तेज़ रहती है, रोम रैम की अपेक्षा स्लो चलती है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम पावर की बात किया जाए, रैम का जो डाटा रहता है इसको हम रैम का डाटा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको रीड भी कर सकते हैं। और रोम में क्या कर सकते हैं, रोम का डाटा को केवल हम रीड कर सकते हैं और उसको इरेज नहीं कर सकते, उसका कुछ लिमिटेशन लगा हुआ रहता है, ठीक। इसको हम ना तो मॉडिफाइड कर सकते हैं ना ही इरेज कर सकते हैं। तो ये इतना कुछ बताने के बाद अब एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया जो को बताना है। हाँ, रैम का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है, देख लेंगे। इसके बाद हम आते हैं इसका टाइप्स भी पूछ सकता है कि रैम कितने प्रकार के होते हैं, रोम कितने प्रकार के होते हैं। तो रैम जो है जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एस रैम देखने के लिए मिलता है, एक एस रैम, इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। दूसरा आपका रहता है, इसको बोलते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। इसके बाद अब आ जाते हैं रोम पे। ये कितने प्रकार के होते हैं। रोम जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एम रोम, दूसरा होता है आपका पी रोम, मतलब एम रोम मतलब हो गया मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, पी रोम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद होता है आपका ईपी रोम, और चौथा हो जाता है आपका ई ई पी रोम। डबल ई पी रोम का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फिलहाल इतना काफ़ी है आपके एग्जाम के पर्पज़ से, इससे अधिक नहीं पूछेगा। बाद बाकी अगर क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा तो देखेंगे। तो ये आपका आज के एग्जाम में पूछा गया कुल मिला के क्वेश्चन है। तो मेरा कुल मिला के यही करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अभी भी फोकस करें। उसका जो हम वीडियो डाले हैं उसका एनालिसिस किया हुआ ऑलरेडी, वो देखेंगे तो हम काफ़ी मतलब डीपली जा रहे हैं। और आप जो बनाएंगे उसमें अब 1.5 घंटा प्लस का वीडियो जाने वाला है, क्योंकि उसमें एक एक टॉपिक जो भी पूछेगा उसको फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आगे की तैयारी कैसे करना है वो हम ज़रा बता दें। आगे की तैयारी के लिए सबसे पहला काम जो करना है, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सारा को कवर कर लेना है और फोकस करना है उसका प्रैक्टिकल करने पे। क्या है कि अंदर से जो टूल्स वगैरह है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। देन आपको अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगर आप केवल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप पासिंग मार्क प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क केवल एमएस वर्ड से पूछा गया था, 20 क्वेश्चन आपको एक्सेल से देखने के लिए मिला था और 5 क्वेश्चन पावर पॉइंट से देखने के लिए मिला था, और बाद बाकी इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबसे आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिला था। अब हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि अभी जो हम क्वेश्चन देखे, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से मिल रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है, जो बोले वो एक्चुअल है कि नहीं। चलिए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले मेल मर्ज से क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल मर्ज का क्वेश्चन यहाँ पे हूबहू पूछा गया है, और जो एग्जाम दे के आए होंगे उनको प्रॉपर पता होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही था ना माइक्रोसॉफ्ट, इसी में पूछा था ना, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पूछा है और आपका एग्जाम में सुपर स्क्रिप्ट का पूछा है, कंट्रोल प्लस प्लस का। चलिए और हम दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट सारा को मैंने टिक कर रखा है। इसके बाद
इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस की, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का पूछा हुआ है, बस आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन रिपीटेड है या नहीं। फिर यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ पे एक्सटेंशन नाम भी देख सकते हैं, ये मेल मर्ज का एक्सटेंशन नाम है, आज के एग्जाम में नहीं आया लेकिन एक्सटेंशन नाम से क्वेश्चन आया था। और इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में जो है यहाँ पे मेलिंग टैब से क्वेश्चन, देखिए मेलिंग टैब से पिछला बार भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका जो एग्जाम शुरुआत हुआ है इसमें फिर हम चलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, और हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे फिर देखिए मेल मर्ज से रिलेटेड, तो मेल मर्ज से रिलेटेड जितना इसमें दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, तो आई थिंक रट भी लीजिएगा तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा कोई। उसके बाद कंट्रोल पैनल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन आपका हो बहुत आप देख सकते हैं, जो एग्जाम दे के आए होंगे उसको पता होगा। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड पे जाने के लिए समय अंतराल को ठीक करने के लिए यही क्वेश्चन कट पेस्ट किया गया था। निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांजिशन मेन्यू का। सेम क्वेश्चन पूछा जाए, जितना अभी हम बता रहे हैं लगभग आपको कट पेस्ट किया हुआ क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद IP एड्रेस से क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका पहले पुराना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी से उठा के बस दे दिया गया है, कुछ उसमें नया देखने के लिए नहीं मिला है, बस 10% उसमें ऐड कर दिया गया है प्रत्येक आपका जो भी एग्जाम होगा सारे में। आगे और हम दिखाना चाहेंगे, ये यही है ना सुपर स्क्रिप्ट का, देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन मिल गया, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की Ctrl+Shift++। क्लियर है, सुपर स्क्रिप्ट का यहाँ पे देखने के लिए मिला। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर यहाँ पे ट्रांजिशन का है, ट्रांजिशन में फिलहाल ये वाला नहीं पूछा, और आप जो शुरू में दिखाए थे टाइमिंग वाला वो क्वेश्चन पूछा था। और आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, हाँ कंप्यूटर का जो जनरेशन है PD कंप्यूटर का जनरेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल ये इनपुट आउटपुट है, लेकिन जब हम जो एनालिसिस किए हैं उसमें जैसे पंच कार्ड आता है उसके बाद कंप्यूटर का क्या जनरेशन है पूरा एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो है, आप शुरू से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर 10 पढ़ के जाते तो मेरे ख्याल से मार्क अचीव कर लेते केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। नेक्स्ट अब आपको हम दिखाते हैं और क्वेश्चन क्या सब पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हूबहू आपको देखने के लिए। ये डायलॉग वाला भी क्वेश्चन सेम पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है जो जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइस का, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे IP पता IP एड्रेस से रिलेटेड देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे बुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, आपको क्वेश्चन में बुलेट देखने के लिए मिला था। यहाँ पे देखिए MS वर्ड में बुलेट और संख्याकन फंक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए बुलेट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पहले पूछा गया, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, ये तो आपका मेल मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ई पोस्टेज वाला, ये भी आपका मेल मर्ज से। देखिए मेल मर्ज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बस करना क्या है आपको प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है उसको बस रिपीट कर लेना है, बाद बाकी आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा वही क्वेश्चन पूछा हुआ, कोई नया इसमें ऐड लगभग 90% क्वेश्चन हम उम्मीद कर रहे थे कि 60-70% रिपीट करेगा, लेकिन यहाँ पे हम जो क्वेश्चन स्टूडेंट बताया है लगभग सेम मिला है। देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा है, मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, तो ट्रांजिशन लगाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको और भी दिखाते हैं जो कि हूबहू आपको सिमिलर पूछा था, सेम क्वेश्चन था। और भी है, सारा टिक लगाया हुआ है मेरा। कंट्रोल पैनल से भी स्टूडेंट का कहना था कि कंट्रोल पैनल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और IPv4 से मतलब IPv6 से क्वेश्चन रिलेटेड मतलब उससे देखने के लिए मिला था। हाँ डेटा लिंक का लेयर पूछा था, ये भी क्वेश्चन जो दे के आए होंगे उनको क्लियरली पता होगा। इसके बाद ये पंच कार्ड, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये आउटपुट डिवाइस और दूसरी PD मतलब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। देखिए पंच कार्ड फर्स्ट और सेकेंड दोनों जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था। और आपको हम अभी वैसे हम आपको दिखा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, एनालिसिस करेंगे उस सारा क्वेश्चन को। फिलहाल हम यहाँ पे मेल मर्ज से रिलेटेड देखें तो कुल मिला के ये कहना है, अभी तो 54 पे हम लगभग 100 पेजेज में टिक लगाए हुए हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन, इस बार 2007 का एक्सटेंशन नाम पूछा, और पिछला बार क्या पूछा था, MS वर्ड 2016 फाइल का एक्सटेंशन नाम पूछा था। तो 2007 का इस बार पूछा, इससे पहले पूछा था। तो सारा क्वेश्चन आपका सिमिलर ही है, कोई डिफरेंट नहीं देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे ये भी शॉर्टकट की आप देख लेंगे,
सिमिलर शॉर्टकट की है, Ctrl+D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए कट पेस्ट किया गया है सारा क्वेश्चन। बाद बाकी ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये भी आपका फिर से रिपीटेड है आवागमन के लिए ट्रांजिशन। यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी किस वर्ष में लॉन्च किया गया ये पूछा गया, इस बार शायद विंडोज़ 2003 पूछा गया कि वो कब लॉन्च किया गया, इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। यहाँ पे फिर आपको देखने के लिए मिल रहा है एक्सटेंशन नेम, यहाँ इनपुट या आउटपुट डिवाइस। तो सारा क्वेश्चन जो है ना आपको लगभग 100 तक हम भी दिखाएंगे। देखिए IPv4 में यहाँ पे ये IPv4 पूछा ना, IPv6 में पिछला बार पूछा था IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है, तो 128 बिट्स। ये सब क्वेश्चन इस बार IPv4 पूछा है। इस बार क्या फिर से ये भी क्वेश्चन आगे पूछेगा, नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये भी पूछेगा। अभी बहुत समय है, सारा यही सब क्वेश्चन देगा, उसके पास इतना समय नहीं है कि आपका क्वेश्चन बैठ के फिर से वो तैयार करे। मेल मर्ज का यहाँ पे पूरा जो है सही चरण पूछा है मेलिंग से, यही सब क्वेश्चन मेलिंग से रहता है, कोई खास नहीं देखने के लिए, सारा आपका रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। ये भी आपका मेलिंग मर्ज से है। लगभग हम 100 में चिन्ह लगाए हैं, अब ज़्यादा हम नहीं ये करने वाले हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और दिखाएंगे। फंक्शन से बोला था कि फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, तो देखिए पूर्व परिभाषित मतलब प्री डिफाइंड सूत्र एक्सेल में पहले ही उपलब्ध कौन सा है, फंक्शन। बस इसको अब हम लास्ट करने वाले हैं। तो लगभग आप अभी तक में मेरे ख्याल से हम आपको कितना क्वेश्चन दिखाए, ऑपरेटिंग सिस्टम से देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है MS ऑफिस 2016 एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट डिस्प्ले होता है, तो ये 16 का नहीं पूछा है, 2007 का पूछा है। 7 में जब भी ओपन करते थे तो उसमें सीट की संख्या कितनी होती थी, 3 होती थी। चलिए उसको हम डिस्कस वैसे कर लेंगे, लेकिन उसके बाद एक आने लगी। चलिए 100 पार कर लिए हैं, अब इसको हम ओवर करते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की एनालिसिस की ओर। देखिए MS वर्ड में Ctrl+D डैश को खोलता है, तो किसको खोलता है, फॉन्ट, किसको खोलता है, फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो को। कुल मिला के ये कहा कि फॉन्ट विंडो को ओपन करता है। 90% क्वेश्चन रिपीटेड, लेकिन इतना हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना रिपीटेड क्वेश्चन पूछेगा। मतलब एक आस लगाए थे कि 60 से 70% हम जो पता किए एग्जाम से 10 दिन पहले, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने लगे आप लोग का एनालिसिस, उससे पहले हम पता किए थे कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का रहने वाला है, कहाँ से पूछे जाने वाला है। तो हमें पता चला कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगभग 60 से 70% वही रहेगा और उसमें कुछ ऐड करेगा, लेकिन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि आपका 90% क्वेश्चन हुबहू कट पेस्ट किया गया। चलिए आज के एग्जाम में जो पूछा गया है पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें हम पूरा डिफाइन किए हुए हैं कंप्यूटर का कुल जनरेशन कितना है, 5 जनरेशन है। तो 5 जनरेशन को हम इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बताए थे, जैसे VTIM और AI, इसको रोबोटिक भी बोलते हैं। कंप्यूटर का जनरेशन देखने के लिए मिलता, मतलब एक आपका कुल मिला के 5 कंप्यूटर का जनरेशन है। तो अब इसमें आते हैं सबसे पहले बी से वैक्यूम ट्यूब पे। वैक्यूम ट्यूब में जो लैंग्वेज आता है इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वैक्यूम ट्यूब में। तो इसमें जब पहले प्रथम कंप्यूटर आई थी तो इसमें कौन सी भाषा चलती थी वैक्यूम ट्यूब में, मशीन लैंग्वेज चलती थी, ठीक है। उसके बाद जब ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी आई कंप्यूटर के तो उसमें कौन सी भाषा चल रही, तो उसमें कौन सी भाषा उपयोग होने लगे, असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद फिर जैसे IC आया इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें चलने लगा हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद जो कंप्यूटर का चौथी पीढ़ी आया माइक्रो प्रोसेसर, इसमें चलने लगा कौन सा, डाटाबेस लैंग्वेज, ठीक है। तो बाद बाकी यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये अभी भी फिलहाल ये मतलब पूरा प्रॉपर रूप से प्रोग्रामिंग के लिए अभी भी यूज किया जाता है, अभी भी चलता है, कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनेगा कि आपको इसमें इनपुट डिवाइस के रूप में जो डाटा स्टोर के लिए यूज किया गया था, जब आपका कंप्यूटर की पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी थी, मतलब वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, तो उसमें क्या यूज किया जाता था डाटा स्टोर करने के लिए, पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। बाद बाकी इससे रिलेटेड ईस्वी को लेके कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसीलिए नहीं पूछता है कि वो हर एक बुक में आपको ईस्वी देखने के लिए अलग अलग रहता है। तो बाद बाकी हम लोग फिर चर्चा करेंगे आगे।
जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आएगा तो फिर वैक्यूम ट्यूब क्या है, ये कब से कब तक रहा, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सारा को हम बारीकी से चर्चा करेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं ये Ctrl+D, ये जो शॉर्टकट की पूछा गया था इससे क्या होता है। तो Ctrl+D अभी हम आपको दिखाए भी थे कि पिछले साल मतलब 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारा शॉर्टकट की या कंप्यूटर जनरेशन सारा कट पेस्ट किया गया था। तो चलिए Ctrl+D आपको सबसे पहले हम MS वर्ड में लेके चलते हैं और यहाँ यूज करके दिखाते हैं। Ctrl+D से क्या होता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट का जो है स्टाइल, साइज, इफेक्ट, ये सारा कुछ, कलर, ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है क्वेश्चन, चलिए ये तीनों शॉर्टकट की आपको MS वर्ड से ही पूछा गया है। दूसरा शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+G, इससे क्या होता है, देखिए Ctrl+Shift+G से वर्ड आपका काउंट किया जाता है। यहाँ पे हम अभी प्रेस कर रहे हैं Ctrl Shift और G, यहाँ से आप देख सकते हैं वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है या वर्ड काउंट का विंडो ओपन हो जाता है। तो जिसमें आपको पेज, वर्ड, कैरेक्टर, स्पेस के साथ, विदाउट स्पेस, लाइन, पैराग्राफ, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आपको देखने के लिए क्या मिलता है शॉर्टकट की में, Ctrl++। तो इसका अभी हम देखे थे, Ctrl++ का यूज सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए किया जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्यों किस लिए किया जाता है, जैसे हमको लिखना है, थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। जैसे हमें लिखना है H2SO4, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनाना है तो हमको जैसे 4 लिखेंगे तो इसमें के लिए Ctrl++ का उपयोग करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लग गया। तो इसी तरह सब स्क्रिप्ट लगाना है तो Ctrl+= लगाते हैं, तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेल मर्ज से था। मेल मर्ज में आपको जितना भी क्वेश्चन पूछेगा बस आपको उसमें कुछ शॉर्टकट की रहेगा, जैसे आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए, मेल मर्ज में जो डाटा है उसको दिखाने के लिए तो कुछ शॉर्टकट की वगैरह पूछ सकता है। अगर शॉर्टकट की नहीं पूछा था तो देखिए इसमें क्लियर नहीं किया गया कि मेल मर्ज में क्या पूछा गया था, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए ये बताएंगे कि मेल मर्ज में आपको यहाँ पे जब शुरू करते हैं, मेलिंग टैब पे क्लिक करते हैं, तो मेलिंग टैब पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट ग्रुप में इन्वेलप और लेबल देखने के लिए मिलता है। स्टार्ट मेल मर्ज में स्टार्ट मेल मर्ज और सेलेक्ट रिसिपिएंट और एडिट रिसिपिएंट लिस्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे हम सेलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक देखने के लिए मिलता है। तो हम आगे का प्रक्रिया कहाँ से करते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज पे। तो स्टार्ट मेल मर्ज में हम जाते हैं कहाँ, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज से क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो कुल मिला के यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि मेल मर्ज में कुल स्टेप कितनी होती है। तो मेल मर्ज को फिनिश करने तक, शुरू से लेके लास्ट तक 6 स्टेप होती है। तो इसमें अगर डॉक्यूमेंट का प्रकार पूछे तो ये कितनी प्रकार की होती है, देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, हम वो बता रहे हैं कि कुल यहाँ पे 5 प्रकार का डॉक्यूमेंट का टाइप होता है, लेटर, इमेज, इन्वेलप, लेबल और डायरेक्टरी। तो कुल मिला के 5 प्रकार का डॉक्यूमेंट का टाइप देखने के लिए मिलता है। फिर जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं तो ये डॉक्यूमेंट मतलब आप जो है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, आप जो डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं वो किस किस टाइप का यूज करते हैं। तो क्या पहले हम जो करेंट डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, तो स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे तो आप एक क्या मिल जाएगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसपे हम फिर से पुनः जो भी है डेटा लिखेंगे और उसको आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर नहीं तो करेंट करना है तो करेंट के साथ हम सेलेक्ट रिसिपिएंट मतलब आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद अगर आपको बाहर से कोई डेटा लेना है तो बाहर से भी आप जो अपने डेटा को सेव किया हुआ है वो आप सेलेक्ट करके उसमें मेलिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल रहने देते हैं करेंट डॉक्यूमेंट और हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है सेलेक्ट रिसिपिएंट में। एक है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, दूसरा है सेलेक्ट आउटलुक फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स और तीसरा है टाइप ए न्यू लिस्ट। तो यूज अगर एग्जिस्टिंग करेंगे तो ये मर्ज किया हुआ डेटा खाली आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए केवल वो डेटा नहीं, वो जो अपने पास डेटा इससे पहले वाला में देखने के लिए मिला था वो फ्रेश डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिला था। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जो मर्ज किया हुआ डाटा है। तो मर्ज किया हुआ डाटा क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे, जैसे ये ओवर होगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आउटलुक वगैरह में जो डाटा है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया मेल मर्ज क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए टाइप ए न्यू लिस्ट का चयन करते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछती है जिसमें टाइटल रहता है। टाइटल में हम जैसे दे देते हैं मिस्टर और यहाँ पे फर्स्ट नाम में दे देते हैं SK और लास्ट में नाम में दे देते हैं कुमार। ठीक है, इसी तरह हम
कंपनी में जाएंगे तो यहाँ पे दे देते हैं जियो, और एड्रेस की बात किया जाए तो यहाँ पे दे देते हैं चलिए पटना, और एड्रेस 2 की बात किया जाए तो यहाँ पे हम दे देते हैं बिहार, और सिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे फिर से हम दे रहे हैं पटना। इसके बाद स्टेट हम फिर से लिख रहे हैं बिहार। तो हालांकि ये जो फील्ड है इसको आप खुद से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जिप कोड अपने लोग को नहीं चलता है, पिन कोड चलता है, तो इसको आप आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। याद आया कि इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था पिछले बार कि इसको हम मॉडिफिकेशन कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, कस्टमाइज कॉलम पे जाएंगे, और यहाँ पे जो भी टाइटल वगैरह दिया गया है, अगर आपको जिप कोड को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, और इसके जगह आपको पिन कोड ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर लेंगे। कहाँ से, कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट से। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया, ऑलरेडी पूछा गया है, क्योंकि हम आपको 11 सेट करवा चुके हैं, इसीलिए हमको प्रॉपर याद है कि ये सब क्वेश्चन पिछले साल पिछले एग्जाम में मतलब पूछा गया है। पिन कोड देन जैसे ओके करते हैं, देखिए जिप कोड की जगह पिन कोड आ गया। इसके बाद आपको किसी भी फील्ड को रीनेम करना है तो डिलीट की जगह आप रीनेम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसके बाद इस फील्ड को आप ऊपर नीचे करना चाहते हो, अगर चाहते हैं कि स्टेट और नीचे आ जाए या ईमेल जो है वर्क फोन के ऊपर में आ जाए, तो आजकल जैसे व्हाट्सएप आ गया तो व्हाट्सएप को ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम कर सकते हो। तो ये सारा फीचर इसमें दिया गया है। न्यू एंट्री करना है तो फिर यहाँ से न्यू एंट्री करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे का टाइटल, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब पूछेगा। उसके बाद यहाँ से हम फाइंड भी कर सकते हैं, और जो एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसको ओके करेंगे। तो ओके जैसे करते हैं, देखिए यही आपका अभी जो हम प्रोसेस कर रही है डेटा अपना मतलब मर्ज किया हुआ डाटा, इसी को बोलते हैं। ये अभी हम तैयार कर लिए हैं लिस्ट। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं SKAK दे दिए फिलहाल। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। अब सेव करने के बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा है कौन डाटा आपको यहाँ पे पब्लिश करनी है। तो चलिए हम फिलहाल एक में चेक करते हैं, देन ओके करते हैं, क्या कि हम जब प्रीव्यू करेंगे तो केवल वही डाटा देखने के लिए मिलेगा जिसको मैंने टिक किया। अब इतना करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, राइट योर लेटर पे। अब यहाँ पे जो भी आपको लेटर वगैरह लिखना है आप लेटर लिख सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, यहाँ पे एड्रेस बुक का है, अगर आपको ग्रीटिंग लाइन वगैरह लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। बाद बाकी यहाँ भी फील्ड दिया गया है, यहाँ से ये आपका लाइन है, और यहाँ भी ग्रीटिंग लाइन एड्रेस देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल हम चौथा में क्या करते हैं, जो है उसको प्रीव्यू करते हैं। तो फिलहाल हमें करनी क्या है कि ये जो फील्ड है टाइटल, देन इंटर, इसके बाद हम फर्स्ट नेम और एक स्पेस ले लेते हैं, देन लास्ट नेम, फिर स्पेस। इसके बाद हम ले लेते हैं एड्रेस को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बेटर रहेगा। एड्रेस 1, देन इंटर, एड्रेस 2, देन इंटर। इसके बाद हम सिटी ले लेते हैं, इंटर। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, कुल मिला के ये कहा जाए कि हम फील्ड इंसर्ट करते हैं। तो फील्ड इंसर्ट करने के बाद फिर क्या दिया गया है, प्रीव्यू योर लेटर। जैसे हम प्रीव्यू पे करते हैं, आपका जो डेटा यहाँ पे है जो हम टाइप किए थे, देखिए मिस्टर SK कुमार पटना, ये छूट गया था क्या टाइप करने में, बिहार, उसके बाद पटना, ये सारा शो करता है। ये किस स्टेप में है ये भी पूछेगा, प्रीव्यू किस स्टेप में है, मेलिंग का जो प्रोसेस है तो 5वां स्टेप में है। इसके बाद जब फाइनल स्टेप होता है हम क्या करते हैं, कंप्लीट। और कंप्लीट करने के बाद इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे करेंट डॉक्यूमेंट है, अगर इसमें और भी डाटा है तो सारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेलिंग का प्रक्रिया फिनिश करते हैं। और यहाँ भी है फिनिश मेल मर्ज, यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है आपका शॉर्ट में समझा जाए मेलिंग मर्ज। और इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, कभी इन्वलॉप में पूछेगा इन्वलॉप का क्या काम होता है, कभी लेवल से पूछ देगा, कभी स्टार्ट मेल मर्ज से पूछ देगा। तो बस इसी तरह का देखिए, जैसे यहाँ पे एड्रेस है, इन्वलॉप पे क्लिक किए तो डिलीवरी एड्रेस में इसका पूरा एड्रेस ऑलरेडी टाइप हो गया। यहाँ पे रिटर्न एड्रेस में क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करते हैं। क्लियर। तो बाद बाकी यहाँ पे लेवल्स है, लेवल्स में भी देख सकते हैं ये एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया है। बाद बाकी आपको तो इसी सब से इतने में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। और शॉर्टकट की वगैरह पूछा जाता है, तो शॉर्टकट की वगैरह आपको प्रोवाइड पहले से क्या हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मेल मर्ज क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्सेल का फार्मूला, जिसमें क्या ऑटो सम काउंट क्वांटा। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम से पहले ही हम इसको पूरा को मतलब सारे फार्मूला को एक जगह किए जितना आपको पूछा गया है, और सारे का
सारे को एक जगह करके सारे का हम प्रैक्टिकल भी करवा दिए हैं। जितना भी फार्मूला आपको पूछा जाता है बेल्ट्रॉन के एग्जाम में, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा लिस्ट बना हुआ है। बेल्ट्रॉन डीओ एग्जाम 2019 में पूछे गए सारे सूत्र मतलब फार्मूला, तो सारा बताया गया है। यहाँ पे एबीएस का क्या है पूरा हिंदी में लिखे हैं ताकि सभी को समझ में आए। एबीएस का क्या यूज होता है, सीलिंग का क्या यूज होता है, उसके बाद फ्लोर है, राउंड है, मोड, स्क्वाट, सम, एलसीएम, एलसीएम है, पावर है, ओड, इवन। यहाँ पे इसी में से ना पूछा काउंट का यूज किस लिए किया जाता है, सेल में जो नंबर रहता है नंबर गिनने के लिए। और काउंट के बाद कॉन्टा ब्लैंक आता है, जो खाली सेल है, अगर आपका बहुत भरा हुआ सेल है, बीच में 2-4 सेल खाली है, उसको कैसे खोजना है, तो कॉन्टा ब्लैंक का फॉर्मूला लगाएंगे, खाली सेल आपको दिखा देगा। उसके बाद कॉन्टा का किस लिए यूज किया जाता है, आपका टेक्स्ट और नंबर दोनों को एक साथ गिनता है, वो आपको किस फार्मूला का यूज करता है, कॉन्टा का। उसी तरह आपको एवरेज भी देखने के लिए मिलेगा आगे एग्जाम जो होगा। उसके बाद डेट और टाइम फंक्शन से मिलेगा। तो कुल मिला के ये फंक्शन से क्वेश्चन पूछेगा और लॉजिकल फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आगे वाला जो शिफ्ट होगा, आने वाला जो एग्जाम होगा, आपको ये सब आपको फार्मूला देखने के लिए मिलेगा। कॉन्केटिनेट ये सब पूछा गया है, लेफ्ट, राइट, ट्रिम, रिपीट, ये सारा क्वेश्चन पहले पिछले एग्जाम में पूछा गया है, जो क्या कर रहा है इस बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे आपको सारा एक जगह है, और ये जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं एसके पे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम 2 का केवल बताएंगे फिर यहाँ पे, और सारा का हम वैसे बता दिए हैं। अब पिछला वीडियो जाके फार्मूला वाला देख सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल इसमें क्या दिया गया है, ऑटोसम, कॉन्ट, क्वांटा, ये तीनों का यूज करते हैं एक्सेल फार्मूला में। यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं 1 और 2, और इसके कॉर्नर पे हम ड्रैग कर लिए। अब यहाँ पे इसको ऑटो सम करना है, तो ऑटो सम देखिए काफ़ी आसान इसीलिए हो जाता है, जैसे हमें फार्मूला लगा इससे आपको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो काफ़ी आसान है। होम पे क्लिक है, बस यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। देखिए ऑटो सम कर दिया, तो सबको जोड़ दिया। तो काफ़ी ये आसान क्वेश्चन है, आपको होम टैब में ही देखने के लिए मिलता है ऑटो सम। और इसका देखिए अगर शॉर्टकट की पूछेगा तो वो दिया गया है अल्ट प्लस इक्वल टू। तो चलिए एक बार हम वो भी लगा के देखते हैं, अल्ट प्लस इक्वल टू, क्लियर है, आ गया ऑटो सम। तो इसका शॉर्टकट की भी पूछ सकता है। तो अब आगे क्या फिर दिया गया है उसमें, कॉन्ट। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। अब हम यूज करेंगे इक्वल टू कॉन्ट का। हम यहाँ पे ये 4 सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इंटर देते हैं। 9 सेल सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए 9 सेल में कुल मिला के 9 सेल में यहाँ पे रिजल्ट 3 आया, तो 3 में ही केवल नंबर को ही काउंट किया। काउंट यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, केवल नंबर को काउंट किया है। अब इसी को हम सेम सिलेक्शन करेंगे, इक्वल टू COUNTA, कॉन्टा अगर हम करते हैं, सेम सिलेक्शन करने वाले हैं, देन इंटर करते हैं। तो कुल कितना लिया, 5। ये क्या कर दिया, 3 नंबर को जोड़ लिया और 2 टेक्स्ट को जोड़ लिया। तो कॉन्टा क्या करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को एक साथ जोड़ता है, काउंट केवल नंबर को जोड़ता है। तो इसी में अगर हम फिर सेम फार्मूला लगाएंगे कॉन्टा ब्लैंक का, तो देन इंटर करेंगे, तो इसमें जो खाली है केवल उसको दिखाया। तो खाली कितना है, 1 2 3 4। तो कॉन्टा ब्लैंक क्या करता है, जो आपका सेल खाली है खाली वाला को काउंट करता है। ये है आपका, क्लियर है फार्मूला। और क्या था क्वेश्चन, और क्या है क्वेश्चन, स्लाइड टाइम सेट। तो एक किस स्टेप से, मतलब स्लाइड में टाइमिंग सेट किस स्टेप से किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना। ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करके यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे ऑन माउस क्लिक दिया गया है, तो यहाँ से आप इजीली लगा सकते हैं। ऑन माउस क्लिक को अनचेक कर देंगे, और यहाँ पे जो भी टाइमिंग आपको लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्लियर है। तो टाइमिंग सेट करने के लिए ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करते हैं, और ट्रांजिशन में हम क्या करते हैं, आपका जो स्लाइड रहता है उसमें उसको एक मूवमेंट देने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम ट्रांजिशन लगा रहे हैं, तो आप इसमें बदलाव देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन में जो स्लाइड को मूवमेंट प्रदान करने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। तो क्लियर है ट्रांजिशन। और इसमें ट्रांजिशन में इफेक्ट वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा। बाद बाकी आपको एनिमेशन देखने के लिए मिलता है, एनिमेशन, टेक्स्ट और जो भी ऑब्जेक्ट स्लाइड के अंदर रहता है उसमें हम क्या करते हैं, एनिमेशन लगाते हैं। अगर मान के चलिए हमको मेल मर्ज में एनिमेशन लगाना है, तो यहाँ से हम एनिमेशन मेल मर्ज में लगा देंगे। फिलहाल ये सारा में इसीलिए लग गया क्योंकि हम इसको एक
प्लेस होल्डर में, एक ही प्लेस होल्डर में हमने सारे को टाइप कर रखा है, इसीलिए ये एक में ही शो कर रहा है। तो ट्रांजिशन क्लियर है। अब क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ये समझेंगे कि होता क्या है। ये प्रोग्रामों का एक ग्रुप होता है, प्रोग्रामों का समूह क्या होता है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका काम होता है कि यूजर, मतलब हम जो वर्क करते हैं, जो हम जो यूज करते हैं कंप्यूटर, तो हम यूजर है। जैसे गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, इसी तरह कंप्यूटर यूज करने वाले को क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। तो यूजर और जो आपका डब्बा है, डब्बा मतलब जो आपका सिस्टम है, सिस्टम में अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहे तो उसको डब्बा ही कहा जाता है, कि सीपीयू बॉक्स या कैबिनेट बॉक्स बोलते हैं अगर खाली खाली रहता है तो हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो तालमेल मतलब इंटरफेस एस्टेब्लिश करता है, वो आपका क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर है, वो क्या कहलाता है आपका, ओएस या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ तक तो क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद इसका काम क्या होता है, आपका जो भी कंप्यूटर का रिसोर्सेज, जो भी सामग्री होती है, उस ऑपरेशन को ये क्या करता है, मैनेज करता है। तो मुख्य तौर से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रकार की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दो बेसिस पे काम करता है। एक होता है CUI, दूसरा होता है GUI। CUI मतलब होता है ये कमांड के बेस पे ज़्यादा वर्क करता है। जैसे पहले कंप्यूटर चलाना काफ़ी टफ हुआ करता था, कठिन हुआ करता था, क्योंकि आपको ग्राफिक्स ज़्यादा देखने के लिए मिलता नहीं था, वो ज़्यादा शॉर्टकट की मतलब कमांड का यूज किया जाता था। तो वो किस बेस पे था, CUI पे थे, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे। अभी का जो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर जो भी आ रही है, वो आ रहा है किस पे, GUI पे, मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे। अब कोई बच्चा भी किसी भी आइकॉन पे डबल क्लिक या हाथ में किसी भी, जैसे व्हाट्सएप का आइकॉन है उस पर क्लिक करके आराम से वो ओपन कर लेता है, उसको यूज कर लेता है। जैसे यूट्यूब है उस पर क्लिक करके चला लेते। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, सारे का शॉर्टकट की मतलब कमांड हुआ करता था। उसके बाद हम समझेंगे इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये देखिए एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, CUI का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो CUI का एग्जाम्पल डॉस क्या है, आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है। अब क्या है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन है, जैसे एप्पल में चलता है मैक OS, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया विंडोज। इसके बाद गूगल के लिए कौन सा है, एंड्रॉयड जो आप यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं ना, तो एंड्रॉयड क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल के लिए मैक OS। और भी एग्जांपल है, जैसे लिनक्स और यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी तरह आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं कि विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब सिनेरियो है, क्या वर्जन है। तो सबसे पहले जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 1.0 करके आया था, वो कब आया था, 1985 में। ये कौन सा विंडोज़, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं विंडोज़ 1.0, ये 1985 में आया था। क्या कि इस बार भी पूछा जा रहा है, तो इसीलिए ध्यान देंगे। उसके बाद जो पॉपुलर वर्जन है, केवल हम पॉपुलर का चर्चा करेंगे। वैसे विंडोज़ 2.0 की बात की जाए तो 1987 में 2.0 आया। 2 साल के बाद ऐसे ध्यान में रखेंगे 2.0 विंडोज़ का कब आया, 1987 मतलब 85 के बाद 87 में, 2 साल बाद। इसके बाद कौन सा आया, विंडोज़ 2.1 करके, जो कि कब आया, 1988 में। तो जो पॉपुलर है वो देखते हैं। अगर सारे को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन उतना वो सब पूछेगा नहीं। तो केवल फर्स्ट वाला याद रखना है कि विंडोज़ सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर जो है 1.0 कब लाया, तो 1985 में। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका सीधा आ जाते हैं विंडोज़ 3.0 पे, ये कब आया, 1990 में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मेन रहा मतलब पॉपुलर रहा। उसके बाद 3.1 आया ये 1992 में, ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा। इसके बाद क्या आ गया, विंडोज़ 95, ये भी बहुत दिनों तक चला, विंडोज़ 95, और ये आया भी 1995 में, ठीक है, विंडोज़ 95 ये भी काफ़ी अपने ज़माना में मतलब पॉपुलर रहा। तो इधर हम डिलीट कर देते हैं, अपने समय के मतलब वो उस समय में उसी का चलती था 1995 के। इसके बाद हम आ जाते हैं जो काफ़ी पॉपुलर रहा 95 के बाद। इसके बाद आया 1999 में
1999 में आया विंडोज़ 2000। ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा। और इसके बाद जो क्रांति आई विंडोज़ में, सबसे बड़ी क्रांति वो लेके आई विंडोज़ एक्सपी। और यहाँ लिख लेते हैं, सबसे बड़ा क्रांति कब आया? विंडोज़ एक्सपी। और इस बार एग्ज़ाम में यही पूछा गया है, ठीक है। ये विंडोज़ एक्सपी कब लॉन्च हुआ? तो विंडोज़ एक्सपी कब लॉन्च हुआ? 2001 में। क्लियर है? अब इसको देख लेंगे। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वर्जन जो पॉपुलर वर्जन है वो लिखते हैं। इसके बाद 2000 विंडोज़ एक्सपी के बाद जो है काफ़ी पॉपुलर रहा एक्सपी के बाद विंडोज़ 7, जो कि 2009 में आया। विंडोज़ 7 ये कब आया? 2009 में। ये अभी भी बहुत सारे ऑफिस में वर्किंग में है, अभी भी वर्क। आपका क्वेश्चन वगैरह भी बेल्ट्रॉन अभी भी इसी से पूछता है, लगभग अभी ऑफिस में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद 7 के बाद 8 आया, 8.1 आया, वो सब उतना पॉपुलर रहा नहीं। इसके बाद सीधा विंडोज़ 10 वर्जन ये है। विंडोज़ 10 कब आया? 2015 में। ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा। और अभी जो चल रहा है अभी विंडोज़ 11 चल रहा है। और ये कब लॉन्च हुआ? 2021 में। और ये अब तक चल रहा है, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट है। तो ये विंडोज़ का टोटल सिनेरियो है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन देखते ही लगा दीजिएगा। इससे अधिक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। कहाँ से? ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब देखेंगे हम लोग आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में इतना बता देंगे कि आपका अभी से लेके लास्ट तक एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा, आप उसको बेझिझक जवाब दे दीजिएगा। तो आईपी एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस में हम आपको 5 से 7 मिनट का समय लेंगे, जिसमें आईपी एड्रेस का इतना बेहतर जानकारी दे देंगे कि आपको फिर दोबारा किसी भी एग्ज़ाम में, कि बेल्ट्रॉन नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में आप उसको देखते ही टिक मार दीजिएगा। तो चलिए आईपी एड्रेस सबसे पहले क्या होता क्या है वो देखते हैं। तो चलिए हम एक यहाँ पे ब्लैंक ले लिए, यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं आईपी एड्रेस। ये अपना हेडिंग है। अब इसको समझेंगे। जैसे किसी भी इंसान का, किसी भी ह्यूमन का अपना एक घर रहता है, ठीक है, एक एड्रेस रहता है। इसी तरह ये क्या है? एक तरह से इंटरनेट पे एक आईपी एड्रेस इसका आइडेंटिफिकेशन है। जैसे आप अभी जहाँ पे भी सिस्टम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आपका एक एड्रेस है। जहाँ जैसे ही कोई क्राइम होता है आपके सिस्टम के द्वारा, आपके पास पुलिस कैसे पहुँच जाती है? वही एड्रेस के माध्यम से। कौन से एड्रेस? ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आईपी एड्रेस, जो हर एक को, मतलब हर एक सिस्टम में एक आईपी एड्रेस दिया जाता है जो उसकी आइडेंटिफिकेशन करती है, पहचान करती है। तो अब ये इसका आईपी एड्रेस तो समझ में आ गया। आईपी एड्रेस का काम क्या होता है वो जान लेते हैं। अब इसका काम क्या होता है? जैसे इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे हम सर्च के यहाँ पे फोटो, हम यहाँ पे सर्च की वीडियो, हम यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढे, वो उसमें लिख दिए कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई भी इंफॉर्मेशन। तो जो भी हम सर्च करते हैं, ये आईपी एड्रेस क्या करता है? सर्वर से ये जो है इस डाटा को, ये फ़ोटो का मतलब एक छोटा छोटा पैकेज के रूप में, जो भी वीडियो है या इंफॉर्मेशन है, ये पैकेट के रूप में, मतलब छोटा छोटा पैकेट के रूप में ये डेटा को आपके पास पहुंचाता है। सीधे में इसको ऐसे बोला जाए कि प्रत्येक इन्फॉर्मेशन ये छोटा छोटा पीस के रूप में जो भी आप सर्च करते हैं वो आपके पास डेटा शामिल करता है, जिसे आप साझा करते हैं, जिसका आप यूज करते हैं। और ये आपका जो आईपी एड्रेस होता है वहाँ से लाके आपके आईपी एड्रेस में स्टोर करता है, तो आप उसका यूज कर पाते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्ज़ाम की व्यू से, एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है। हर एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम की व्यू से अब हम बताने वाले हैं। चलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। आईपी का पूरा नाम, सबसे पहले आईपी जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम इंटरनेट
प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू नहीं होनी चाहिए। और जितना भी डिवाइस बना है, जितना भी डिवाइस है, सबका एक अलग अलग यूनिक आईपी एड्रेस होती है। सबका एक यूनिक ऐप क्या होती है? आईपी एड्रेस होती है। यहाँ ये क्लियर है सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और आईपी एड्रेस जो रहता है आपका, जैसे लिखते हैं 192.168 पॉइंट, इस तरह से, तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? डॉट या ऑक्टेट। ये ऑक्टेट में डिवाइड होती है। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम जाएंगे आईपी एड्रेस को कितने भागों में बांटा गया है। आईपी एड्रेस को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक लॉजिकल, दूसरा इसको मैक बोलते हैं, जो कि फिजिकल होता है। जिसको हम आईपी एड्रेस, जिसको हम लेके आगे बढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेस, और ये होता है फिजिकल। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है? लॉजिकल को ट्रेस करना आसान हो जाता है, लेकिन ये जो फिजिकल वाला है इसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए जनरली किसका यूज होता है आईपी एड्रेस में? लॉजिकल का। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है? ये लॉजिकल से, आईपी एड्रेस से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस आईपी को लेके आगे, आईपी एड्रेस को, लॉजिकल आईपी एड्रेस को लेके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सारे को डिलीट कर लेते हैं। अब ये आईपी एड्रेस, जो लॉजिकल आईपी एड्रेस है, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक IPv4, एक होता है IPv6। ये भी क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब हम इधर ले लेते हैं IPv4 के बारे में, और इधर लिखेंगे IPv6 के बारे में। IPv4 की लेंथ कितनी होती है? 32 बिट्स होती है। 32 बिट्स इसकी लेंथ होती है। और इसमें कितने ऑक्टेट होती है? इसमें ऑक्टेट 4 होती है। अब इसमें इसकी जो लेंथ होती है, नंबर की लेंथ, 0 से लेके 255 तक होती है। तो इस नंबर से 0 से लेके 255 तक में 4 बिलियन आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब बनाए गए हैं। कितना? 4 बिलियन। 4 बिलियन। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 2^32। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2^32। अगर इसको आप ये पावर को निकालिएगा तो आपको टोटल कितना आएगा? 4 बिलियन। तो 4 बिलियन इससे एड्रेस बनाया जाता है। क्लियर है? तो इसको अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जब भी ये मिलेगा आपको 92, 192 मतलब डॉट 168 डॉट, उसके बाद 101.01, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। क्लियर है? और प्रत्येक ऑक्टेट में कितनी इसकी लेंथ होती है? एक ऑक्टेट में कितनी बीट होती है? 8 बीट होती है। 8 बीट मतलब 1 बाइट होती है। 8 बीट, 8 बीट, और 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट होता है ना, इसको 1 बाइट बोलते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं? यहाँ तक आई थिंक क्लियर कट है। अब आते हैं IPv6 की ओर। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 128 बिट्स क्या। तो यहाँ पे जैसे इसमें 4 ऑक्टेट होती है, जैसे 192, 168, 101, और ये यहाँ पे 01 दिए, तो 4 ऑक्टेट है। तो इसी तरह से इसमें ऑक्टेट की संख्या कितनी होती है? 8। क्लियर है? इसका 2 गुना। और जैसे उसमें ये जो लेंथ है, इसकी नंबर की लेंथ, इसमें 0 से लेके 255 तक होती है, लेकिन IPv6 में कितना होती है? 0 से लेके F F F F। अब बोलेंगे FF क्या है? ये हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट 9 से ऊपर गिनिएगा तो ABCD करके जाता है, तो 9 तक आप संख्या गिन सकते हैं हेक्साडेसिमल में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको क्लियर कट किए हैं हेक्साडेसिमल क्या होता है। आप देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता होगा।
तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 9 तक हम नंबर ही गिनते हैं, जैसे 10 होता है तो ए बी सी डी ऐसे करके पढ़ते हैं। तो सीधा जान लीजिए, तो इसको हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेटिकली पढ़ते हैं। तो देख लीजिए आप कितना जा रहा है, और इसको नंबर में लिखा जाए ये चारों ऐप को, तो ये कितना हो जाएगा 65,535। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे हम कितना आईपी एड्रेस बना सकते थे, 4 बिलियन तक 2 पावर 32, और इसमें कितना आईपी एड्रेस हम बना सकते हैं 340 ट्रिलियन। आईपी एड्रेस बना सकते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, 2 पावर 128 ऐसे लिखते हैं। तो ये दोनों में काफ़ी कॉमन है। अगर इनको लिखने की बात की जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 ऑक्टेट में लिखना है 4F356B 0498120120। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, 101 2D। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और दे देते हैं 0 1। तो अल्फ़ाबेट भी रहता है इसमें और नंबर भी रहता है। अल्फ़ाबेट मतलब हम बता दिए कि 9 से ऊपर आप गिनिएगा तो इस अल्फ़ाबेट में आता है, मतलब हेक्साडेसिमल में डिनोट किया जाता है। तो अब यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोनों में, IPv4 और IPv6 में। अब इसका यूज़ कैसे होता है, यूज़ इसका दो तरह से किया जाता है, एक प्राइवेट में और दूसरा पब्लिक में। आईपी एड्रेस को दो भागों में यूज किया जाता है, एक पब्लिक में और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में। क्लियर है, ये तो क्लियर है कि दो तरह से यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं फिर। अब IPv4 को जो हम लोग जनरली यूज करते हैं उसको क्लास वाइज इसको बांटा गया, इसको IPv4 को तो क्लास वाइज बांटा गया है। तो टोटल कितने क्लास में बांटा गया है, कुल IPv4 को 5 क्लास में बांटा गया। हम यहाँ पे क्लास लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं A B C, 3 क्लास हम यहाँ लिख दिए। प्रत्येक क्लास की अपनी अपनी लंबाई होती है। लंबाई मतलब नंबरिंग किया हुआ रहता है कि इतना से इतना तक में क्लास A में रखा जाएगा, इतना नंबर से इतना तक क्लास B में। तो चलिए क्लास A को देखते हैं, 0 से लेके 126 तक क्लास A कैटेगरी में आता है, ये क्लियर। और इसको जब भी हम आईपी एड्रेस लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे 126 है तो यहाँ पे 126.0.1.101 ऐसे करके। तो ध्यान रहे कि बस हमको 0 से लेके 126 में केवल ये पहला वाला मिलाना है कि इस बीच में, मतलब 0 से लेके 126 के बीच में पहला वाला जो आईपी एड्रेस का पहला ऑक्टेट के बीच में जो नंबर आ रहा है ये मिल रहा है कि नहीं। बाद बाकी मिले न मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला आपका मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका किस क्लास के कैटेगरी में आएगा, क्लास A के कैटेगरी में। कैसे मिलाना है, केवल यहाँ पे पहला ऑक्टेट वाला को मिलाना है, चाहे जिस कैटेगरी में हो, जिसका भी। तो हम B का भी बताते हैं। B का क्या है, 128 से लेके B का हो जाएगा 128 से लेके 191 तक, ये क्लास B कैटेगरी में आता है, ठीक। इसमें भी पहला वाला मिलाएंगे, जैसे यहाँ पे 191 है तो 190 है, तो अगर 190 है तो ये किस में हो गया, क्लास B के कैटेगरी में आ गया, क्लियर। अब आते हैं C में। C कैटेगरी में 192 से लेके 223 तक, 192 से लेके 223 तक किस में आता है, क्लास C में, ठीक है। तो इसका भी पहला वाला, जैसे सब का पहला मिलाते हैं इसका भी पहला मिलाएंगे। जैसे यहाँ पे 192.208.101.2 या 02, तो केवल पहला वाला मिलाएंगे। अगर ये जिसमें जिस कैटेगरी में आ जाएगा, अगर बढ़ा हुआ रहेगा, अगर क्लास पूछा जाएगा तो केवल पहला वाला मिल जाएगा, तो क्लियर है, उस क्लास की कैटेगरी में आप उसको डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं C तक आ गया। अब आते हैं क्लास D में। D में रहता है
आपका 224 से लेके 239 तक डी वाला है। इसको यूज किया जाता है किस किस पर्पस से? मल्टीटास्किंग के पर्पस से। मल्टीटास्किंग के पर्पस से किस आईपी एड्रेस को यूज किया जाता है? क्लास डी का। और हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग को जनरली फ़ोन में जो कंप्यूटर में यूज होता है वो क्लास सी यूज करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं कौन सा? क्लास सी यूज करते हैं। ई में 240 से लेके 255 तक बताए थे ना, 0 से लेके IPv4 में 255 तक। देखिए 0 से लेके 0 यहाँ ए में और ई में 255 तक किस में आएगा? IPv4 के कैटेगरी में। और IPv4 भी कितने कैटेगरी में कितने क्लास में बांटा गया? 5 क्लास में, जो कि सबका अलग अलग हम बता दिए। इसमें भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो शुरू वाला केवल देखेंगे 240 से 255 के बीच में पहला वाला ऑक्टेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे 240 है तो 240 केवल पहला वाला मिल जाएगा, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? ई कैटेगरी, मतलब किस क्लास में आ जाएगा? ई क्लास में। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो किस में किसका यूज करते हैं? क्लास सी का। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? रिसर्च के लिए। क्लास ई का रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। क्लास ई का, क्लास डी का मल्टीटास्किंग के लिए यूज किया जाता है। और हम लोग जो यूज करते हैं वो क्लास सी का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज़ यहाँ पे आपको मिसिंग नज़र आ रहा होगा, क्लास बी से पहले 0 से 126 है तो 127 कहाँ गया? 127 जो होता है आईपी एड्रेस, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, हम डिलीट कर रहे हैं फिलहाल। अब बीच में जो छूट गया 127.0.0.0. इस टाइप का, ये हम लोग जो यूज करते हैं, ये अपना आप कोई भी इसको पर्सनली मतलब प्राइवेट यूज कर सकता है। ये आपका अपना पर्सनल नेटवर्क होता है। हैकिंग वगैरह का जो आप मतलब कार्य होता है वो इसी कैटेगरी में किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और आपको ऑक्टेट तो बता दिए, प्रत्येक डॉट जो होता है और उसमें बीच में जो डेटा रहता है वो क्या होता है? आपका ऑक्टेट रहता है। डॉट 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 डॉट, ठीक है। और प्रत्येक डॉट के बीच में कितनी बिट की संख्या होती है? बिट्स की 8 बिट्स। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ये सब बात ध्यान रखना है। क्लियर? 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, ये भी ध्यान में रखना। तो टोटल 8 चौके 32। इसको IPv4 को 8 गुना 4 इक्वल टू 32 बिट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो ये काफ़ी डीप तक बता दिए हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। आप ए क्लास ABC भी पकड़ लेंगे, कौन सा मतलब IPv4 है, कौन IPv6 है, वो भी पकड़ लेंगे आप। वो आपका मतलब हेक्सा में अल्फ़ाबेटिकल के साथ आपको मिला हुआ IPv6 मिल सकता है। और ये 0 से 255 के बीच में रहेगा तो ये IPv4 होगा। तो इसमें भी क्लास वाइज सारा कुछ बता दें। इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में, जो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, नहीं पूछेगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट, जैसे यहाँ पे बीच में आपका कंप्यूटर है, ठीक, ये आपका बीच में मतलब कंप्यूटर या प्रोसेसर है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी डिवाइस लगाते हैं, दो तरह का डिवाइस लगता है कोई किसी भी कंप्यूटर में, दो तरह। एक से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, और एक से हम सूचना प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस ऐड करते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस में हम क्या सब सूचना के लिए ये कर सकते हैं, जैसे आपका डिस्प्ले हो सकता है, जैसे आपका स्पीकर हो सकता है सूचना के लिए, आपका प्रिंटर हो सकता है, और यहाँ पे हम माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, और भी है जॉयस्टिक है, जो भी लाइट पेन है, ठीक है, OCR है। तो ये सारा से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। कंप्यूटर क्या करती है? उसको प्रोसेस करके फिर हमको जो रिजल्ट देती है, यो
वॉइस के माध्यम से दे सकती है, हार्ड कॉपी में प्रिंट करके दे सकती है और इन्फॉर्मेशन में डिस्प्ले पे शो करा सकती है। तो ये जो प्राप्त करने वाला इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने वाला डिवाइस है, ये कहलाती है कौन सी डिवाइस? आउटपुट। ऐसे समझें। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन जो देते हैं हम यूजर, तो ये जो भी डिवाइस के द्वारा देते हैं, ये डिवाइस क्या कहलाती है? इनपुट। ठीक। तो इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड से कुछ लिख सकते हैं, माउस से किसी भी इसमें कोई भी एप्लीकेशन को क्लिक करके खोल सकते हैं। जॉयस्टिक से हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। स्कैनर है, स्कैनर से स्कैन करते हैं डेटा को, तो कंप्यूटर अपने अंदर निर्देशों को क्या कर रहा है? वो अपने अंदर लेती है। तो इनपुट जिससे कंप्यूटर अपने अंदर लेती है वो इनपुट डिवाइस होती है, जिस डिवाइस के माध्यम से। ठीक है। जैसे आपका टच स्क्रीन प्रेस करते हैं तो वो अपने अंदर लेती है, आपका जो प्रक्रिया है वो अपने अंदर लेती है। तो टच स्क्रीन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। फिर आपका डिस्प्ले जिस पे आप देखते हैं वो आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपका कुल मिला के इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन निर्देश देते हैं, इनपुट डिवाइस, और जिससे प्रोसेस किया हुआ डाटा इन्फॉर्मेशन के रूप में हम देखते हैं जिस डिवाइस के माध्यम से, वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, क्लियर। अब क्या है? टॉगल की। देखिए टॉगल की से होता क्या है पहले ये समझेंगे। और ये कितने प्रकार के होते हैं? टॉगल की कितने होते हैं हमारे सिस्टम में? 4 टॉगल की देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला कैप्स लॉक, नंबर 1 में हम देंगे कैप्स लॉक। नंबर 2 इंसर्ट, और नंबर 3 स्क्रॉल लॉक, नंबर 4 नम लॉक। इससे हम नंबरिंग, जो आप साइड में नंबरिंग की रहता है उसको लॉक कर सकते हैं। इसको आप जो स्क्रॉल करते हैं पेज को, उसको लॉक कर सकते हैं। कैप्स लॉक से जब आप नॉर्मली स्मॉल में लिखते हैं अल्फ़ाबेट, उसको कैपिटल में लिखना है चाहते हैं तो उसके लिए कैप्स लॉक को ऑन, मतलब ऑन ऑफ करते हैं, तो लॉक करते हैं। और इंसर्ट से क्या करते हैं? हम डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर कंट्रोल के साथ MS वर्ड में इंसर्ट प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा, और शिफ्ट के साथ इंसर्ट प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट होगा। ये दोनों केस में यूज किया जाता है। ये आपका टोटल टॉगल की है। वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार के। कौन कौन? कैप्स लॉक, इंसर्ट, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। ये क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है बुलेट। आपका ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। किसी चीज़ को हम लिस्टिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नंबरिंग का या बुलेट का, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता। इसी को अगर हम पॉइंटिंग करने के लिए या लिस्टिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं? बुलेट का। और ये भिन्न भिन्न प्रकार के बुलेट यहाँ पे भिन्न भिन्न शेप्स में अवेलेबल रहता है। और यहाँ से डिफाइन बुलेट करके आप अपना पिक्चर का भी बुलेट डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब है वर्ड का एक्सटेंशन नेम। वर्ड 2003 का एक्सटेंशन नेम। ध्यान देंगे जितना भी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 2003 तक वर्ड का .doc, ये हम 3 तक इधर लिख रहे हैं, इधर 3 के बाद लिखेंगे 2007 या उसके बाद 21 तक लिख देते हैं। अभी लेटेस्ट 21 है। ये 2003 तक .doc वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए .xls, पावर पॉइंट के लिए .ppt। ये 2003 तक। उसके आगे .docx, .xlsx, .pptx। तो सारे में क्या जुड़ गया? x जुड़ गया। कब? 2003 के बाद वाले जितने वर्जन हैं। क्लियर। ये है आपका एक्सटेंशन नेम MS वर्ड। क्या आपको MS ऑफिस का पूरा बता दिया। तो सारा जितना भी ये डेटा हम बता रहे हैं, सारा हम अवेलेबल टेलीग्राम ग्रुप में SK सानू IT पे सारा भेजा हुआ है। अब जाके उसको रीड कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वहाँ पे सारा नोट्स पहले से प्रोवाइड है, जाके आप डाउनलोड करके उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। चलिए यही था आपका क्वेश्चन, और ये पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है। दूसरा शिफ्ट में क्या सब पूछा अब वो बताते हैं। अभी तक में जब आपको वीडियो पहुंचेगी
दूसरा शिफ्ट का भी क्वेश्चन में, उसमें MS एक्सेल से ही जो अब इसमें जैसे एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, उसी तरह उसमें भी एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। और सारा क्वेश्चन पता है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। लगभग 60 में 50 क्वेश्चन रिपीटेड है, बाद बाकी नया विंडोज़ 11 का कुछ पूछ दिया, MS ऑफिस 21 का कुछ पूछ दिया। तो ऑफिस जो है 2013 के बाद से जितना है लगभग सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। विंडोज़ 10 और 11 में भी कोई ज़्यादा खास अंतर है नहीं। अगर आप 10 तक देख लेते हैं, ऑफिस 2000 कम से कम 13 तक भी देख लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। MS एक्सेल से पूछा है, जैसे उसमें आपको होम में जो है जो टूल्स वगैरह का नाम पूछा है, शॉर्टकट की पूछा है, सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का बात कर रहे हैं। जैसे एक्सेल में यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा लेके चलते भी है। होम टैब में ये सेल्स ग्रुप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसर्ट सेल करने के लिए, इंसर्ट रो करने के लिए, डिलीट करने के लिए। उसके बाद यहाँ फॉर्मेटिंग से लॉक लगाने के लिए पूछा गया है। लॉक से तो स्टूडेंट का कहना था कि तीन तीन क्वेश्चन पूछ दिया कि पावर पॉइंट में फाइल लॉक करने के लिए। तो फाइल देखिए, फाइल टैब में जाके यहाँ से इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ पे वर्कबुक भी लॉक कर सकते हैं, फाइल भी लॉक कर सकते हैं, रिव्यू में भी जाके ये प्रोसेस कर सकते हैं, और इसको शेयर करने के लिए ये सब क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्लियर है? तो कुल मिला के हम तो शुरुए से कह रहे आ रहे कि आप रट बेकार रहे, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम है तो सारे टूल्स पे क्लिक कीजिए और वीडियो देख के उसको यूज कीजिए। यूज कीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में भी आएगा और आपको वहाँ आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा शुरू से ही कथन है। हम याद करने के लिए नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते, अभी भी नहीं बोल रहे, ना शुरू में बोलते थे। ठीक है, इसीलिए मेरा जो स्टूडेंट मेरे हिसाब से चलता है, उसको सिलेबस बिना पढ़े भी वो पास हो जाते हैं, ऐसे समझे। तो हम ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अब अपना केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस चलने वाला है और कुछ नहीं। और क्वेश्चन जो पूछता है वो तो सबको पता है, आपको भी पता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बाद बाकी हम आपका जो भी अभ्यर्थी का एग्ज़ाम है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है। अब जाइए आराम से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए। बात ध्यान रहे कि जितना समय बचा है आप टाइपिंग प्लस CBT का तैयारी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की फुल फॉर्म, ये सब देखते रहिए और उसको ओपन कर करके प्रत्येक टूल्स को देखते रहिए, प्रत्येक कमांड को। तो बस आज के लिए इतना है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।